बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा जो टास्क है उसके अंदर हम बेसिक आईओज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने थ्योरेटिकली देखी थी कि बेसिक आईओज़ क्या होती हैं। आज हम उससे रिलेटेड लैब करेंगे और प्रैक्टिकली जो है ना आईओज़ परफॉर्म करके देखेंगे कि जावा के अंदर हम इनपुट आउटपुट या आईओज़ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज की जो हमारी लैब है उसके टास्क क्या है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, हम एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर हम ये करेंगे कि हम किसी एक फाइल को कॉपी करेंगे या उसको रीड राइट करेंगे थ्रू बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू अगर हमें रीड राइट का ऑपरेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, किस टाइप की फाइल को करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमने रीड और राइट करने हैं फाइल को तो करेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू हम उसे कैसे कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि बफर स्ट्रीम्स के थ्रू हम ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके लिए हमने 3 काम करने हैं। हम पहले बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू करेंगे, फिर करेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू और फिर बफर स्ट्रीम के थ्रू। और उसके बाद एक एक्टिविटी होगी जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रीम्स क्या है। स्ट्रीम्स बेसिकली आपका एक पाथ है जिसके थ्रू आपका डाटा फ्लो करता है और ये आपके एक सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान पाथ है। इसको हमने बड़ी डिटेल से पहले भी पढ़ा था। आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है, स्ट्रीम से मुराद हर वो पाथ है जिसके थ्रू आप एक किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। जावा के अंदर स्ट्रीम्स 2 टाइप्स की होती हैं, बाइट स्ट्रीम्स होती हैं और करेक्टर स्ट्रीम्स होती हैं। बाइट स्ट्रीम्स के अंदर जो डाटा है वो 8 बिट्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है, जबकि करेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर जो डाटा है उसका सिंगल यूनिट 16 बिट्स या 2 बाइट्स के इक्वल होता है। आज जो हम सबसे पहले काम करेंगे वो ये है कि हम देखेंगे कि रीडिंग और राइटिंग हम बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। आपको ये पता है कि बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू आप रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। और यूजुअली हम बाइट स्ट्रीम्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसी फाइल्स को रीड राइट करवाने के लिए जो बाइनरी फाइल्स हों जिनके अंदर बिट्स की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ होता है। और वो फाइल्स कौन सी हैं, जैसे आपकी जेपीजी है, इमेजेस वगैरह जितनी भी हैं उनके फॉर्मेट सारे बिट्स फॉर्म में ही होती हैं। MP4 वगैरह जितनी भी हैं ये सारी बिट्स फॉर्म में होती हैं और एग वगैरह वगैरह जो भी हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने हर सूरत में बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू सिर्फ यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू हर किस्म की आईओ करवा सकते हैं। और आज की जो हमारी पहली एक्टिविटी है उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम कोई इमेज होगी। इमेज इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये बिट और इसके अंदर बिट्स की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ होता है और हम बाइट स्ट्रीम्स की मदद से इस इमेज की एक कॉपी उठा के सेव करेंगे। कॉपी से मुराद क्या है कि हम उसकी पहले डाटा सारा रीड करेंगे और फिर उसे साथ साथ राइट करवाएंगे और एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि उसकी एक कॉपी पड़ी हुई, हाँ हमारे पास एक कॉपी उसकी मिल जाएगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं कुछ डेमो आईओ लिख लेते हैं, इसका नाम समथिंग डेमो आईओ। इसके अंदर हम एक बनाने जा रहे हैं, पैकेज बना लेते हैं इसके अंदर और इस पैकेज का नाम लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 या एक्टिविटी 1 लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इस एक्टिविटी में क्या किया है। और इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे बाइट्स को, एक इमेज को जो है ना वो कॉपी करेंगे आप। तो हमने कॉपी बाइट्स के नाम से एक क्लास बना ली है, मेन मेथड भी है उसके अंदर। अब मेन मेथड के अंदर आपने क्या करना है कि बाइट स्ट्रीम्स की मदद से एक इमेज को रीड करना है और राइट करना है। ये काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कोई इमेज होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ई ड्राइव के अंदर अपने पास एक इमेज रखी हुई है। ये देखें जिस तरह IMG के नाम से है। मैं बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक img.jpg की इमेज मेरे पास पड़ी है और कहाँ पे पड़ी है, ई ड्राइव के अंदर ये चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, चाहे मैं ई ड्राइव के अंदर बनाऊँ या किसी और ड्राइव के अंदर, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी कॉपी कैसे परफॉर्म होगी। और ये मैं करूँगा बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू। तो बाइट स्ट्रीम्स की जो चाइल्ड क्लासेस हैं किसी फाइल को रीड करने के लिए उसको कहते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो मैं इन दोनों स्ट्रीम्स का फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू नल कर देता हूँ। फिर एक बना लेता हूँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम,
FOS इज इक्वल टू नल कर देता हूँ। अभी इसके लिए मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी क्लासेस। ये मैंने एक इंपोर्ट कर ली, या फिर मैं इसको करता हूँ कि मैं IO की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये लिखना ना पड़ेगी। हर एक जो भी मैं यूज़ करूँगा उसके लिए रेफरेंस के लिए मुझे उसके करस्पॉन्डिंग क्लास ना इंपोर्ट करने के लिए मैंने पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर लिया। अब FIS को सबसे पहले मैं रेफरेंस असाइन करूँगा। FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसे मैं बताऊँगा एज अ ऑब्जेक्ट में कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि या तो मैं इसे कोई पाथ दे दूं जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, या मैं इसे कोई फाइल टाइप की कोई चीज़ दे दूं, या फिर इसे मैं कुछ स्ट्रिंग दे दूं जिसके अंदर कोई पाथ हो। तो मैं इसे स्ट्रिंग दे देता हूं जिसके अंदर एक पाथ है कि आप ई ड्राइव के अंदर img.jpj के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, इसको उठाएं और उसको आप असाइन कर रहे हैं FIS को। अभी आपको पता होना चाहिए कि IO ऑपरेशन के लिए आपको चेक्ड एक्सेप्शन जो है ना वो यूज़ होती है, और चेक्ड एक्सेप्शन का तरीका क्या है कि आप जब तक उसको हैंडल नहीं करेंगे कंपाइलर आपको एरर देता रहेगा। ये देखें मुझे एरर मिल रहा है, तो हैंडल करने के लिए क्या है कि मैं इसे ट्राई कैच से सराउंड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे ट्राई के अंदर कहा है कि आप इस फाइल को ट्राई करो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की, और साथ ही मैंने इसको कैच में क्या कहा कि ई के अंदर स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा दो अगर इन केस कोई एक्सेप्शन अगर हो जाती है तो। ठीक है, अब सेम इसी तरह से मैं एक आउटपुट के लिए रेफरेंस बना लेता हूँ, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसको मैं कहाँ पे सेव करता हूँ, मैं ई ड्राइव के अंदर ही कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कॉपी इमेज डॉट JPG के नाम से। ये मैंने इसका नाम लिख दिया। अब मैंने रेफरेंस दे दिए हैं इसको सारे के सारे। ठीक है, ये अब मुझे क्या एरर दे रहा है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का गलत है जी, ये आउटपुट स्ट्रीम है, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी शायद से मुझे एरर दिया हुआ था। अभी मैं ये इसे कहता हूँ कि मैंने इनपुट के लिए रेफरेंस दिया कि आप ई ड्राइव के अंदर image.jpj के नाम से जो फाइल है उसका रेफरेंस लें, और उसे मैंने FIS को साइन कर दिया, और आउटपुट पे मैंने इसे कह दिया कि ई ड्राइव के अंदर कॉपी image.jpj जो फाइल है उसका रेफरेंस आप FOS को असाइन कर दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो कॉपी इमेज की फाइल वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो अगर नहीं कर रही होगी तो नई फाइल कंपाइलर खुद से क्रिएट कर देगा, तो अगर कर रही होगी तो वो फिर आपको ओवरराइट करवानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको रीड कैसे करूँगा। रीड के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ किसी भी फाइल का आपको कैसे पता चलेगा कि ये ख़त्म हो गई है या टर्मिनेट हो गया। उसके लिए एंड ऑफ फाइल टर्मिनेशन मार्क वो यूज़ होता है, और वो है -1 उसकी वैल्यू है कि जब भी आपकी कोई फाइल जहाँ पे ख़त्म होती है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन कर देता हूँ और उसे असाइन भी कर देता हूँ कोई वैल्यू 0। अब मैं इसे कहता हूँ कि वाइल लूप लगाओ। वाइल लूप के अंदर इसे मैं क्या कहता हूँ कि सी आप किसके इक्वल करो, जो FIS के रेफरेंस से रीड करते जाओ, जो भी वैल्यू है उसे सी में असाइन करो, और साथ ही मैंने इसे कह दिया कि ये जब तक -1 नहीं हो जाती तो ये असाइनमेंट करते रहो। ठीक है, तो ये आप मैंने क्या किया कि FIS को रीड किया, और उसकी वैल्यू जो थी FIS.read के थ्रू रीड किया, उसकी वैल्यू मैंने एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल सी में स्टोर करवा दी, और मैंने एक चेक लगा दिया कि जब तक ये -1 के इक्वल ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यूसली रीड करते रहो। तो ये क्या करेगा, एक एक बाइट करके रीड करता रहेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू उठा के वो सी के अंदर स्टोर करता रहेगा। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको स्क्रीन के ऊपर अगर देखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा system.out.println और मैं सी लिख दूंगा, तो आपको सारे बाइट्स जो है ना स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ जाएंगे। ये अभी एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि इससे पहले हमने जो एक्सेप्शन ली थी वो कौन सी थी कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थी, कि अगर फाइल ना मिले तो वो एक्सेप्शन क्या होगी। अभी चूंकि मैं रीड कर रहा हूं तो अब एक्सेप्शन कौन सी पॉसिबल अगर हो सकती है कि इनपुट या आउटपुट ना हो रही हो, मतलब रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म ना हो तो क्या हो, तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक और कैच ब्लॉक या मल्टीपल कैच ब्लॉक जिसे कहते हैं वो लगा लेता हूँ, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा देता हूँ ताकि ये एरर मेरा खत्म हो। अब ये जिस टाइम पे मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना इंटीजर टाइप की कुछ वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिएगा,
ये उस इमेज की सारी इंटीजर वैल्यूज हैं जो इमेज हमने वहाँ पे स्टोर करवाई हुई थी। ये आपके किसी काम की नहीं है, ये जो इंटीजर जितने भी लिखे हुए हैं ये आपके किसी काम के नहीं है। तो फिर हमारे काम के कैसे हैं कि हम इसको किसी दूसरी फाइल के अंदर राइट करवा दें। तो राइट करवाने के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है कि हमने FOS को कहा था कि FOS के थ्रू हम कॉपी इमेज की एक फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा FOS के थ्रू आप राइट करवाओ, और राइट किसको करवाओ, जिस सी को आप रीड कर रहे हो उसी को आप राइट करवाते जाओ। ठीक है, अब जिस टाइम पे मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, एक एक बाइट करके रीड करता रहेगा इमेज को, और साथ ही एक नई इमेज क्रिएट करेगा कॉपी इमेज की, और वो एक एक बाइट उसके अंदर स्टोर करवाता रहेगा। और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका एग्जिट हो गया सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे आप आए तो ये देखें, ये कॉपी इमेज के नाम से जो हमने एक फाइल बनानी थी वो ये बन गई है। ये देखें कॉपी IMG के नाम से, और ये देखें ये कॉपी IMG के नाम से। ये एग्जैक्टली वही फाइल है जो यहाँ पे थी, उसी की कॉपी यहाँ पे बन गई है। ठीक है, कोई इसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई आपकी, और ये आपने बाइट वाइज जो है ना कॉपी कर दी है। अभी एक आपको एक्स्ट्रा काम, ये अच्छी एक प्रैक्टिस है कि वो ये कि आप हमेशा फाइनली ब्लॉक भी यूज़ किया करें, और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर आप इस कोड को लिखा करें जिसे हम क्लीन अप कोड कहते हैं। और क्लीन अप कोड क्या है कि आप इसे चेक करवा दें कि अगर आपका FIS नल नहीं है, नल कब था, जिस टाइम पे आपने इसको डिक्लेयर किया था। तो अगर नल नहीं होगा तो मतलब कि कोई इसने ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई फाइल का हैंडल इसके पास है, कोई किसी ना किसी फाइल को ये हैंडल कर रहे हैं। तो आप इसे कहते हैं कि भाई अगर ये नल नहीं है तो आप क्या करो, FIS को क्लोज कर दो, ताकि अगर जो फाइल आपने ओपन की थी उसे क्लोज करना पड़े। ये अगेन चूंकि फाइनली ब्लॉक के अंदर आप IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको एरर देगा कि भाई आप IO एक्सेप्शन जो है ना उसको कैच करें। तो आपको ये वाली जो लाइन है इसे भी ट्राई कैच करना पड़ेगा, और ये आपने इसको ट्राई करवा दिया, और इसके बाद हमने इसको स्टैक ट्रेस इसकी प्रिंट करवा दी। सेम इसी तरह आपने दूसरा एक और इफ लगा लिया, और वो FOS के लिए था कि FOS ने अगर कोई फाइल ओपन नहीं की तो फिर आप क्या, सॉरी ओपन की है, नल होगा तो मतलब उसने अभी तक ओपन नहीं की, तो आप क्या करो, FOS डॉट क्लोज कर दो, और अगेन आपको एरर मिलेगा। आपने इसको भी सराउंड विद ट्राई कैच करके हैंडल कर लेना है, ताकि आपका प्रोग्राम रिलायबल हो और आपको फ्यूचर में कोई इशू ना आए। तो ये आपका एक कंप्लीट कोड हो गया जिसके थ्रू आपने बाइट्स की फॉर्म में इमेज को रीड राइट करवा लिए। ठीक है, अब देखें कि ये इस केस में आपकी ये इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई थी और ये आपकी री राइट हो गई है। ठीक, तो ये तरीका है आपका कि आप बाइट्स के थ्रू रीड राइट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी खत्म हो गई। इस एक्टिविटी के अंदर हमने फाइल क्रिएट करनी थी और इमेज का डाटा जो है ना उसके अंदर स्टोर करवाना था यूजिंग बाइट स्ट्रीम, और ये चीज़ हमने कर ली है। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू सेम काम करने की कोशिश करते हैं। उसको देखते हैं कि भाई क्या होता है। कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ये मैंने आपके सामने वही कॉपी बाइट्स वाला कोड यहाँ पे रख दिया है कॉपी JPG के नाम से, और ये इमेज मैंने अगेन आपके सामने सारी बना दी और ये सारा कोड लिख दिया ताकि बाद में आप अगर स्लाइड से कंसल्ट करना चाहें तो कर सकें। जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है उसमें कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू हमने IO परफॉर्म करनी है। नॉर्मली कैरेक्टर स्ट्रीम्स को आप UTF कैरेक्टर्स जो हैं इनको रीड करने के लिए यूज करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू आप जो बाइट या बिट वाइज फाइल सेव्ड होती हैं उनको कभी भी रीड नहीं करते, जैसे JPJ और MP4 इनको आप कैरेक्टर स्ट्रीम से रीड नहीं कर सकते। इस जो और ये हमारी जो एक्टिविटी है इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम कैरेक्टर स्ट्रीम के थ्रू किसी फाइल को रीड और राइट करवाने की कोशिश करेंगे जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया पैकेज बनाते हैं एक्टिविटी 2 के नाम से, और इस पैकेज के अंदर हम क्या करते हैं, एक जावा क्लास बनाते हैं कॉपी कैरेक्टर के नाम से, मेन मेथड भी बना देते हैं, और ये इस तरह हमने एक कॉपी कैरेक्टर के नाम से क्लास बना दिया। अच्छा, अब सबसे पहले कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कैरेक्टर स्ट्रीम्स की मेन कौन सी क्लासेज हैं, वो है रीडर और राइटर की। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज हैं आपकी। इनको इम्प्लीमेंट करके फर्दर जो है ना इनको एक्सटेंड करके फर्दर क्लासेस बनी हुई हैं जिनके अंदर इनकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है। और चूंकि हम किसी फाइल को इन आउट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम
फाइल रीडर या फाइल राइटर क्लास जो है उसको यूज़ करेंगे। तो सेम जिस तरह हमने पहले किया था कि फाइल रीडर का एक हमने रेफरेंस बना लिया और इसे नल से इनिशियलाइज करवा दिया, और फाइल राइटर का एक रेफरेंस बना लिया और इसे भी नल से इनिशियलाइज करवा लिया। अब इसके लिए मुझे अगेन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट में कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें आईओ का पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। अब मैं फाइल राइटर को असाइनमेंट करता हूँ, एफ आर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर को, सॉरी फाइल रीडर, और इसे मैं फाइल का एड्रेस बता देता हूँ कि ई ड्राइव के अंदर कोई मेरी input.txt के नाम से फाइल पड़ी है, उसे रीड करना है मैंने। अब मुझे ये चूँकि एक्सेप्शन का एरर देगा कि मुझे इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो मैं वो हैंडल कर लेता हूँ, इसे ट्राई कैच के साथ लिख लेता हूँ। और ये एक्सेप्शन कौन सी है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने उसे एक पाथ दी है किसी फाइल का, तो उसने मुझे कहा है कि पहले ये बताओ अगर ना मिली मुझे फाइल तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने इसे कहा है कि आप स्टैक ट्रेस जो है ना उसे प्रिंट करवा दीजिएगा ताकि मुझे पता चले इस लाइन के अंदर इशू आया था। अब उसी तरह फाइल राइटर का मैंने एक बना लिया ऑब्जेक्ट, और इसे मैंने कह दिया कि आप क्या करो, output.txt के नाम से एक फाइल बना दो। ठीक, अब चूंकि मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इसके लिए मुझे आईओ एक्सेप्शन भी इसे बतानी पड़ेगी, तो मैं एक और कैच ब्लॉक यहाँ पे लगा लेता हूँ कि आईओ एक्सेप्शन है उसे भी हैंडल कर लेना, और इसके अंदर भी मैं स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा देता हूँ। क्लियर होगी ये चीज़। अब मैं कंफर्म भी करवा देता हूँ आपको कि मेरी input.txt के नाम से कोई फाइल ई ड्राइव में मौजूद है या नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं इसे बनाऊंगा। ये देखें, ये काफ़ी सारी पड़ी हुई है, मैं इन सारों को डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करूँगा और इसका नाम मैं लिख दूँगा इनपुट, और इसके अंदर मैं समथिंग लिख देता हूँ जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ मोहम्मद कासिम। ये मैंने 2 लाइनें इसके अंदर प्रिंट राइट करवा दी हैं, दैट्स इट, ये बहुत है। अभी देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक input.txt फाइल मौजूद है और कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीड करूँ, तो इसको रीड करने का भी सेम तरीका है कि आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आपने जो भी रीड करना है वो आपके पास इंट की फॉर्म में ही आएगा। अच्छा, उसके और जितने भी, चूंकि ये कैरेक्टर रीड कर रहे हैं तो इंटीजर के जो लास्ट 2 बाइट्स होंगे उनके अंदर वैल्यू सारी की सारी अब आएंगी, जबकि पहले जब हम रीड कर रहे थे बाइट स्ट्रीम्स की फॉर्म में तो उसमें जो इंटीजर की सिर्फ लास्ट 8 बिट्स थी उनके अंदर वैल्यूज थी। अभी जो लास्ट 16 बिट्स हैं उनके अंदर वैल्यूज होंगी, लेकिन वो वैल्यूज इंटीजर टाइप की होंगी। तो ये मैं इसे कह देता हूँ वाइल क्या करो, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि रीडर, इसको सी को असाइन कर दो, रीडर से आप रीड करो जो कुछ भी रीड करना चाह रहे हो, सी को असाइन करो और ये इंश्योर करो कि ये -1 के इक्वल नहीं है। -1 का क्या मतलब है कि फाइल एंड नहीं होगी। तो आप इसको रीड करते रहो, और उसके साथ ही मैंने क्या कहा कि आप क्या करो, राइटर के थ्रू मैंने इसे कह दिया कि आप जो भी वैल्यू सी में रीड हो रही है उसको राइट करवा दो। ये इस तरीके से मेरी फाइल रीड हो रही है, साथ साथ राइट भी हो रही है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे फाइनली ब्लॉक एक लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं इस कोड को, क्लीन अप कोड को लिखूंगा। और वो क्या है, मैं चेक करता हूँ कि अगर तो फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट नल नहीं है, मतलब कोई ना कोई फाइल उसने ओपन की है, तो फिर वो क्या करे, एफआर को क्लोज कर दे। ठीक है, और इसको मैं हैंडल भी कर देता हूँ ट्राई कैच से। अब मैं इसे कहता हूँ कि भाई आप ये चेक करो कि इफ फाइल राइटर जो है ना वो नल नहीं है, मतलब इसने भी कोई ना कोई फाइल हैंड ओपन की है, तो आप क्या करें, fw डॉट क्लोज कर दें। अगेन ये आपको एरर देगा कि आप मुझे ट्राई कैच करें, हैंडल करें। तो मैंने इसको कह दिया कि आप इनको हैंडल कर लें, और मैंने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा दी। यहाँ पे भी मुझे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करवानी पड़ेगी। तो ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास दिखेगा output.txt के नाम से एक फाइल बनी हुई आ जाएगी। ये प्रोसेस मेरा सक्सेसफुली एग्जिट हो गया है। ये देखें, ये output.txt के नाम से फाइल आ गई है। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये ओपन भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट पे इसे क्लोज किया है, और इसके अंदर एग्जैक्टली वही टेक्स्ट है जो मैंने input.txt के अंदर लिखा था।
तो इस तरीके से आप फाइल राइटर क्लासेस के थ्रू, रीडर और राइटर क्लासेस के थ्रू कैरेक्टर बेस्ड आईओ परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे शायद आप लोगों का क्वेश्चन हो कि हम अगर जेपीजे बेस्ड फाइल्स को आईओ करेंगे तो क्या होगा थ्रू कैरेक्टर स्ट्रीम्स के। तो चलें हम ये देख लेते हैं। हमें पता है कि img.jpg के नाम से एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है ई ड्राइव में, और हम इसकी कॉपी करके इमेज कैरेक्टर लिख देते हैं .jpg के नाम से। मतलब हमने इसको कॉपी किया और एक नई फाइल बनाई इमेज कैरेक्टर के नाम से और उसे जेपीजी के नाम से स्टोर करवा दिया। अभी मैं प्रोग्राम रन करूंगा, देखिएगा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखेंगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जिस टाइम पे आप आउटपुट देखेंगे img.character की, तो वो आपको लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग बात होगी। ये देखें, ये आपके पास img.character आई है और ये एक्चुअल में img थी। मतलब आपकी इनपुट एक पिक्चर थी और जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये शूज की कोई पिक्चर है जिसमें दो शूज दिखाए जा रहे हैं। जबकि आउटपुट के अंदर जो पिक्चर आई है उसमें आपको किसी किस्म की आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइल बेशक बन गई है लेकिन कैरेक्टर बेस्ड थी, इस वजह से आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा था वो किस फॉर्म में था, वो बिट्स की फॉर्म में था और आपको इसे बाइट्स स्ट्रीम्स के थ्रू ही रीड करना था। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि ये कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू आप बिट वाइज जो फाइलें स्टोर है उन्हें क्यों नहीं रीड और राइट करवा सकते। ये मैंने आपके सामने दोनों क्लासेस रख दी हैं जिसके अंदर आपने कैरेक्टर को कॉपी करना है थ्रू, एक में हमने जेपीजे फाइल को कॉपी करने की कोशिश की है कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू और एक में टेक्स्ट फाइल को। और जिस टाइम पे आप इनको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट आपको सही नहीं मिली, जबकि ये आपके लिए एक वैलिड आउटपुट थी। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू आप सिर्फ कैरेक्टर टाइप की फाइल्स को ही आईओ करें तो वो आपके लिए सूटेबल है। जो बिट वाइज फाइल स्टोर हैं आप उनको आईओ नहीं करवा सकते। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम रीडिंग और राइटिंग फाइल्स करेंगे बफर स्ट्रीम्स के थ्रू। कि बफर स्ट्रीम्स के थ्रू हम रीडिंग राइटिंग करते हैं क्यों है और इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले बफर क्या होते हैं? बफर मेमोरी एरिया है, ठीक है। आपकी मेमोरी में कुछ एरिया रिजर्व्ड है, उसे आप बफर कहते हैं, और इसके अंदर जो भी डाटा आपका पड़ा होगा उसको आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। बफर्स की ये खास बात है कि अगर आपका प्रोग्राम उसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा तो आपको फायदा क्या है कि आपको बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कहना पड़ेगा कि भाई इस मेमोरी एरिया के अंदर जो डाटा है वो मुझे करो। तो आपकी जो इनडायरेक्टली कॉल जाती थी डाटा को रीड राइट करने के लिए, वो आप डायरेक्ट जो डाटा को एक्सेस आपको देगी और उससे आपका जो ऑपरेशन है ये पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका हमें फ़ायदा ये है। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम ये देखेंगे कि बफर के थ्रू हम कैसे आईओ करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हम एक नया पैकेज बना लेते हैं एक्टिविटी 3 के नाम से, और अगेन इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना लेते हैं। सॉरी, मैंने क्लास बना दिया, मुझे पैकेज बनाना चाहिए था। चलें हम पैकेज ही बना लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक्टिविटी 3 के नाम से, सॉरी मैंने स्पेस डाल दी है नाम के अंदर। नाम के अंदर आपको पता है कि स्पेस नहीं आती। ये मैंने एक पैकेज बना लिया और इसके अंदर मैं एक्टिविटी 3 के अंदर एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। इसका नाम मैं लिखता हूँ बफर स्ट्रीम्स, ठीक है। बफर स्ट्रीम्स के अंदर आप बाइट स्ट्रीम्स को भी बफर कर सकते हैं और कैरेक्टर स्ट्रीम्स को भी बफर कर सकते हैं। तो बाइट स्ट्रीम्स के थ्रू अगर आपने बफर करना हो तो उसके लिए आपके पास कौन सी क्लासेस अवेलेबल है? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो मैं इन दोनों का अगेन वही जिस तरह हम करते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का एक BIS बना लेता हूँ रेफरेंस। इसके लिए मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं आईओ को सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे हर दफ़ा हर एक के लिए इंपोर्ट ना करना पड़े। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम में कर देता हूँ BOS इज इक्वल टू नल कर देता हूँ इसको भी। अब जिस टाइम पे मैं इसको रीड करूंगा तो क्या है कि मैं न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी देखें ये इसने मुझे सजेशन दे दिया कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की इनपुट क्या हो सकती है, कोई इनपुट स्ट्रीम हो सकती है या फिर मैं इसे कोई इनपुट स्ट्रीम और साथ कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू दूंगा। यानी कि बफर्ड के अंदर आप डायरेक्टली किसी फाइल का नाम लिख के कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, किसी स्ट्रीम के थ्रू फाइल को रीड करते हैं और उसको बफर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं।
तो मैं इसके लिए इनपुट स्ट्रीम कैसे बनाऊंगा, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि मैं एक फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम, और कौन सी फाइल को मैं रीड करना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि मैं ई के अंदर input.txt फाइल जो है इसको रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया कि फाइल के रेफरेंस से एक इनपुट स्ट्रीम बनाई और उसका ऑब्जेक्ट पास किया है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को। अब मुझे अगेन वो ट्राई कैच वगैरह वाला काम करना पड़ेगा, और ये मैंने इसके अंदर कैच में स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब उसी तरह मैंने आउटपुट के ऊपर भी आउटपुट के लिए भी एक रेफरेंस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और इसे भी देखिएगा ये मुझे सजेशन भी दे देगा। और ये देखें, या तो मैं इसे आउटपुट स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट दूंगा या फिर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और साथ में कोई इंटीजर दूंगा। तो मैं इसे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, वो आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम होगी, और इसके अंदर मैं इसे दे दूंगा, पाथ दे दूंगा कि आपने आउटपुट बफर्ड के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, और ये इस तरीके से मैंने इसको एक पाथ दे दिया। ठीक, अब देखिएगा कि आपके पास मैं कुछ आपको बताता हूँ कि BIS के अंदर है क्या है। BIS के अंदर आपके पास देखें एक रीड का ऑप्शन है, एक वो रीड जिसके अंदर आप बाइट एरे को रीड करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्शन है अवेलेबल का। अवेलेबल आपको ये बताता है कि भाई टोटल कितने बाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चले हम इस दफ़ा अवेलेबल को यूज़ करके कर लेते हैं। ये आपको रिजल्ट हमेशा कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा। इंट साइज कह देता हूँ इसे, इज इक्वल टू, अब चूंकि मैं किसी फाइल को आईओ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे आईओ एक्सेप्शन को भी कैच करना पड़ेगा। तो ये देखें, मैंने आईओ एक्सेप्शन को भी कैच कर लिया और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा दिया यहाँ पे भी। अब मैं लूप लगाता हूँ, क्या वाइल लूप लगाता हूँ कि जब तक साइज नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक बाइट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं तो ये क्या करता रहे, BOS डॉट राइट करता रहे। किस चीज़ को राइट करे जी, BIS डॉट रीड करे, जो भी रीड करे उसको राइट करवा दे। और उसके साथ ही मैं इसे क्या कर देता हूँ कि साइज माइनस माइनस करता जाए, ताकि जैसे जैसे हर एक एक बाइट राइट होता रहे तो ये इसके साइज को माइनस माइनस करता रहे, और एट द एंड आपकी फाइल एंड हो जानी है। ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे एक इशू आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, और ये देखिएगा कि ये आउटपुट बफर के अंदर आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आया। तो ये इसके अंदर इशू है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो इशू इसमें ये है जनाब कि देखें, मैंने फाइल ओपन की, उसको मैं राइट भी करवा रहा हूँ, एक से रीड करके दूसरी में राइट करवा रहा हूँ, तो ये दोनों फाइल मेरी एक्सेसिबल हैं। जब तक मैं इन फाइल्स को क्लोज नहीं करूँगा, ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं, उसका लिखा हुआ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए या तो ये है कि मैं इसी ट्राई के अंदर ही जिस टाइम पे देखूँ कि फाइल का ख़त्म हो गया है सारा, तो मैं क्लोज करवा दूँ, या फिर मुझे क्या है कि फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप फाइनली ब्लॉक के अंदर ये क्लोजिंग वाला काम किया करें, ये आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसे कि इफ़ चेक कर लो कि BIS आपका नल नहीं है, मतलब कोई ना कोई फाइल इसने ओपन की है, तो आप क्या करें, BIS को क्लोज कर दें, और ये अगेन आपको कहेगा कि इसे ट्राई कैच कर लें। ठीक है जी, हम इसे ट्राई कैच करवा लेते हैं, और मैं इसे कहता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब सेम इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, एक और इफ़ लगाना पड़ेगा कि BOS आपका नल नहीं है, अगर मतलब BOS ने भी कोई ना कोई फाइल आपकी ओपन की थी, तो आप क्या करें, BOS डॉट क्लोज कर दें। अब जिस टाइम पे ये क्लोज करेंगे तो अगेन आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक IO परफॉर्म करने की कोशिश की है, और इसके अंदर भी आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। अब इस टाइम को प्रोग्राम को आप रन करेंगे
तो आपको नज़र आएगा कि आपकी आउटपुट बफर जो फाइल थी उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आ गया। ये देखें, ये आपको सारा कुछ लिखा हुआ नज़र आ गया कि जो आपने इनपुट फाइल के अंदर था वो आउटपुट फाइल के अंदर भी आप लेके आ गए। तो इस तरीके से आपने बाइट वाइज इस डाटा सारे को रीड कर लिया है। ठीक है, अब सेम ये वाला काम आप कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बफर कैरेक्टर स्ट्रीम, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ क्लास का, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बफर रीडर और राइटर के ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, बी आर इज इक्वल टू नल, और मैं वही इंपोर्ट वाला काम भी कर लूँगा। और इंपोर्ट में आईओ का पूरा पैकेज कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर इसी तरह मैं एक बफर राइटर बना लेता हूँ इक्वल टू नल के नाम से। अब इसी तरह मैं इनको असाइनमेंट करता हूँ, बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर। तो इसकी के लिए आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि इस रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट दो, तो मैं कहता हूँ न्यू फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट इससे दे देते हैं। और फाइल रीडर के लिए मैं इसे कोई पाथ दे देता हूँ। पाथ क्या होगा जी, ई ड्राइव के अंदर चले जाओ और इनपुट डॉट टी एक्स टी को रीड कर लो। क्योंकि ये कैरेक्टर फाइल थी इसलिए मैं कैरेक्टर के थ्रू से रीड करता हूँ। और अगेन ये आपको जो एरर हमेशा देता आया है कि आप इसे ट्राई कैच करें ताकि एक्सेप्शन आप हैंडल इसकी कर सकें, और वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब मैं करता हूँ बफर राइटर को भी एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ, बफर राइटर और न्यू फाइल राइटर, इसकी भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, ई के अंदर चले जाओ और आउटपुट बफर कैरेक्टर के नाम से एक फाइल बना दो और टी एक्स टी उसकी एक्सटेंशन लिख दो। और अगेन क्योंकि राइट करवा रहा हूँ तो मुझे इसके लिए आईओ की जो आईओ एक्सेप्शन है उसे हैंडल करना पड़ेगा। और इसको भी मैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये रेफरेंस क्रिएट कर लिए। अब मुझे रीडिंग और राइटिंग कैसे करनी है। अब कैरेक्टर स्ट्रीम है तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि आप स्ट्रिंग्स की फॉर्म में पूरी पूरी लाइन भी रीड कर सकते हैं, और आप अगेन जिस तरह से बाइट्स की फॉर्म थी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाइट्स वाले तरीके से भी आपका ये काम हो जाएगा और स्ट्रिंग्स वाले तरीके से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फंक्शन इसके रीडर के, ताकि आपको पता चले कि ये लाइन्स हैं। ये एक फंक्शन इसमें लाइन्स का है, एक इसमें देखें रीड का फंक्शन है, एक रीड लाइन का फंक्शन है। और ये इस तरीके से आप ये सारा कुछ कर लेते हैं। रीड लाइन वाला हम अभी यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ, ताकि आपको इससे फैमिलियराइजेशन हो जाए। इसकी जो आउटपुट होगी वो आप किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को देंगे। स्ट्रिंग डाटा इसका नाम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, इसको हमने रीड कर लिया। अब मैं चेक क्या करता हूँ, वाहिल डाटा जब तक नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप रीड करते रहो और जो भी आपने रीड किए उसे आप क्या करें, राइट करवा दें। बी डब्ल्यू डॉट बी आर डॉट सॉरी बी डब्ल्यू डॉट आप राइट करवाने जा रहे हैं। और राइट के अंदर आप क्या करेंगे, जो आप रीड कर रहे हैं उसी को राइट करवाएंगे। डाटा को आप राइट करवा दें कि ये जो डाटा है इसको राइट करवा दो। और ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको लूप के अंदर करें ताकि ये आपका कंटिन्यूसली इसको रीड करता भी रहे। डाटा इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, ताकि वो साथ साथ डाटा को रीड करके असाइनमेंट करता रहे और चेक भी करता रहे कि डाटा आपका नल तो नहीं हो गया। ये आप क्या करेगा कि आपकी टोटल 2 दफ़ा लूप कॉल चलनी है, क्योंकि इनपुट डॉट टी एक्स टी के अंदर आपने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। पहले ही लूप कॉल के अंदर वो पहली लाइन पूरी रीड करेगा और डाटा को असाइन कर देगा, और वो डाटा की लाइन आपकी राइट हो जाएगी। जबकि दूसरी कॉल के अंदर दूसरी लाइन रीड होगी, डाटा को असाइन होगी और उसके बाद आपने राइट करवा दी। लेकिन जब तीसरी तरफ आएंगे तो वो आप इस दफ़ा आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो आपने यहाँ कहा था कि जब तक नल ना हो तो आप इसको राइट करवाएं या रीड, तो अब आपका लूप ख़त्म हो जाएगा और बात आपकी ख़त्म हो जाएगी सारी। अब यहाँ पे आप जो है ना फाइनली ब्लॉक भी लगाएंगे, और फाइनली ब्लॉक के अंदर आप क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि अगर तो बफर रीडर नल नहीं है
तो आप क्या करें, br डॉट क्लोज कर दें और सेम इसी तरह आप कहते हैं इफ बफर राइटर नल नहीं है तो आप क्या करें कि बफर राइटर डॉट क्लोज कर दें। अब ये आपको वो ट्राई कैच करना पड़ेगा, इसको अगेन से इसे भी ट्राई कैच करना पड़ेगा। कैच के अंदर आप सिंपली स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा दें, यहाँ भी कैच के अंदर आप सिंपली स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा दें और इस तरह से ये आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं इसको रन करूँगा। ये सक्सेसफुली रन हो गया और हमने क्या आउटपुट लिखी थी, आउटपुट बफर्ड कैरेक्टर डॉट टीएक्सटी फाइल बन जाए। ये देखें आउटपुट बफर्ड कैरेक्टर डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई है और इसके अंदर देखें आपकी ये दोनों लाइन्स आ गई हैं। ठीक है, फ़र्क क्या पड़ा है, इस दफ़ा आपकी ये नई लाइन ही बनी, आपकी सेम लाइन के अंदर आपने दोनों लाइनें राइट करवा दी हैं। अगर तो आपने जिस टाइम पे राइट ऑपरेशन था, राइट हर एक लाइन बाई वाइज करवाना था तो आपको क्या करना पड़ता, जब आपने डाटा को राइट करवाया तो उसके बाद आपको एक इसको लाइन ब्रेक देनी पड़ती कि आप ये भी राइट करवा दें, जिस तरह bw डॉट न्यू लाइन, कि आपने एक लाइन राइट किया और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक न्यू लाइन जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं, ताकि ये देखें अब आपका डाटा जो है ना नई 2 लाइंस की फॉर्म में आपके पास आ गया है। तो ये एक्टिविटी थी कि आप बफर के थ्रू कैसे स्ट्रीम्स, कैरेक्टर स्ट्रीम्स और बाइट स्ट्रीम्स को रीड राइट करवा सकते हैं, और ये मैंने आपको करके परफॉर्म कर दी है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जिस टाइम पे आप कैरेक्टर स्ट्रीम्स को रीड राइट करेंगे तो आप स्ट्रिंग्स की फॉर्म में डाटा को रीड कर सकते हैं, जबकि बाइट्स की फॉर्म में जब भी आप करेंगे तो फिर आपकी मजबूरी है, आपने उसको इंटीजर की फॉर्म में ही रीड करना है। तो नेक्स्ट हमारा टास्क है, ये हमारा फिनिश हो गया। आपको पता चल गया कि भाई बफर्स के थ्रू रीड और राइट ऑपरेशन कैसे करता है, उसका फ़ायदा क्या है कि ये एक फास्ट ऑपरेशन है। देखें जिस टाइम पे आपने स्ट्रिंग यूज़ की, टोटल 2 कॉल्स के अंदर आपकी 2 लाइन्स रीड राइट होगी, जबकि अगर आप बाइट्स यूज़ करते तो आपको उन 2 लाइन्स के लिए कितनी ज़्यादा सिस्टम कॉल्स देनी पड़ती। लेकिन अब चूंकि बफर था तो इसलिए आपको डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेसिबल था, तो आपको ओएस पर रिलाई ख़त्म हो गया था। और ये मैंने आपको ये दोनों चीज़ें उनका सोर्स कोड दिखा दी है कि ये आपको कैसे करना है। अब आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है कि आपने एक student डॉट टीएक्सटी फाइल बनानी है अपनी डी ड्राइव के अंदर और उसके अंदर कुछ लाइन्स लिखनी है कोड की। फिर आपने करना है एक प्रोग्राम लिखना है जो बाइट स्ट्रीम्स और कैरेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू इस फाइल के अंदर जो डाटा भी लिखा हुआ है उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। आपने कॉपी नहीं करना, अब आपने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। फिर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है, जिस तरह आप स्ट्रिंग डाटा इज इक्वल टू कुछ वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिखने कोई लंबी सी, जिस तरह ये व्हाट इज योर नेम की एक स्ट्रिंग थी, आप कुछ और लिख लें, माई कंट्री इज पाकिस्तान एंड आई लिव इन XYZ सिटी। ये एक स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर करवाएं और इस स्ट्रिंग को फिर आपने राइट करवाना है कि ये आप कैसे करेंगे। फिर आपने बफर्स के थ्रू सेम काम करना है कि ये रीड राइट ऑपरेशन करवाना है कैरेक्टर स्ट्रीम्स का और जो दूसरी बाइट स्ट्रीम्स हैं उनका, आपने ये दोनों बफर के थ्रू करना है। और फिर उसके बाद आपने जो डिफरेंट फंक्शंस हैं रीड राइट के उनको यूज़ करना है, जिस तरह एक रीड का था, फिर एक रीड बाइट का है, फिर एक एरे का है। तो आपने इनको पर्सनली जो है ना सारे फंक्शंस को 1 बाई 1 देखना है कि इनको कैसे करते हैं, और अगर आपको किसी फंक्शन को समझने में इशू आती है तो आप फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि भी इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं।